सिलास ने अपना लैब कोट उतार दिया, एक हाथ से अपनी काली बटन वाली शर्ट को चिकना किया और दूसरे हाथ से लंबे सफेद कोट को लटका दिया। प्रयोगशाला में दिन भर तरह तरह के जहरीले पदार्थों के साथ काम करने के बाद भी उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। काले फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी स्टील जैसी हरी आंखें उसी भावहीन नजर से घूर रही थीं और उसका सुडौल, हालांकि दुबला-पतला शरीर अभी भी सीधा खड़ा था। विश्वविद्यालय से बाहर निकलते समय वहां से गुजर रहे छात्रों और प्रोफेसरों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने विनम्रता से लेकिन संक्षिप्त स्वर में सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनके कदम लंबे और लगभग तेज थे। पतझड़ की हवा थोड़ी तेज थी, लेकिन उसकी नाक को ताजगी दे रही थी। विश्वविद्यालय का डिजाइन काफी खुला था और ऊपरी मंजिल की प्रयोगशालाओं से नीचे उतरने पर पहली मंजिल पर सिर्फ बड़े बड़े मेहराबदार खंभे थे जो ऊपर की मंजिल को थामे हुए थे और तेज हवा और प्रकृति का आनंद अंदर आने देते थे। अंधेरा हो रहा है, इसके लिए अभी थोड़ी जल्दी है, उसने सोचा। सर्दी आ रही थी और डेलाइट सेविंग टाइम भी बीत चुका था, लेकिन अभी भी लगभग 4 ही बजे थे। सूरज शायद 5 बजे से पहले ढलना शुरू नहीं होना चाहिए था। सिलास को यह थोड़ा अजीब लगा। यह सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है, मैं आपको बताता हूं। दिसंबर का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आपने बर्फ की एक बूंद भी देखी है? मैं आपको बता रहा हूं, वो ब्राउन लोग, वे। हॉटडॉग की गाड़ी के पास से गुजरते हुए सिलास के लंबे कदम धीमे नहीं पड़े। उसने बातचीत का कुछ हिस्सा तो सुना, लेकिन वह बीच में दखल देने के लिए धीमा नहीं पड़ने वाला था। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का रात और दिन के समय से क्या संबंध हो सकता है? यह संभव है, सिलास ने सोचा। अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर पर्याप्त बदलाव हो, तो पृथ्वी का झुकाव इतना बदल सकता है कि दिन का उजाला। सिलास के दिमाग में विचारों की एक लंबी श्रृंखला आई और उसके बाद समीकरणों और गणनाओं की एक और लंबी श्रृंखला। उसने इन विचारों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। चलते फिरते समय बिताने का यह एक अच्छा तरीका था। दुनिया एक दिलचस्प जगह थी। उसे शक था कि हॉटडॉग व्यापारी को ये सब पता होगा और ज्यादातर लोग उसके दावों का मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन इसमें सच्चाई की एक किरण जरूर थी। सिलास को अब भी विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। आधी दुनिया सोच रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग से सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी आधी दुनिया सोच रही थी कि यह डर फैलाने वालों द्वारा फैलाई गई एक अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। सिलास को, जैसा कि अधिकांश बातें थीं, लगा कि सत्य कहीं बीच में है, हालांकि संभवतः एक पक्ष की अपेक्षा दूसरे पक्ष की ओर अधिक झुका हुआ है। उन्होंने इस समस्या पर काफी समय बिताया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनका घर उनके सामने था। विश्वविद्यालय के इतने पास घर होने के कारण सिलास, या यूं कहें कि उसका परिवार, काफी संपन्न था। उपनगरीय घर में 3 कारों के लिए गैराज, एक अच्छी तरह से सजाया हुआ लॉन और घरों के बीच पर्याप्त दूरी थी, जो एक उच्च वर्गीय समाज से भरे गेटेड समुदाय से अपेक्षित होती है। सिलास ने खुला दरवाजा खोला और अपने जूते उतारने के लिए नीचे झुका। लेकिन अचानक उसे अपने घर से कहीं ज्यादा तेज आवाजों का सामना करना पड़ा। शोरगुल इतना धीमा था कि वह ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या कहा जा रहा था, लेकिन निश्चित रूप से बहस चल रही थी। उसकी उदासीनता ने उसकी भौहें चढ़ा दीं। वह अपनी माँ, पिता, दादा और छोटी बहन के साथ रहता था। यह एक सामंजस्यपूर्ण परिवार माना जा सकता था और वह जीवन भर काफी भाग्यशाली रहा था। उसके माता पिता ज्यादातर इस बात पर बहस करते थे कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। कदमों की आहट ने सिलास का ध्यान खींचा और लिविंग रूम से एक सुंदर, अधेड़ उम्र की महिला नजर आई। लगभग 13 साल की एक छोटी बच्ची उससे लिपटी हुई थी, उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मध्यम आयु वर्ग की महिला के चेहरे पर काफी असहाय भाव था। साइलास, तुम घर आ गए, यह अच्छी बात है। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बस एक कार ले लो। तुम रोज पैदल चलने पर क्यों जोर देते हो? ये शब्द सिलास ने पहले भी कई बार सुने थे, लेकिन वह समझ गया कि उसकी माँ बस तहखाने में हो रही बहस से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। सिलास ने अंदाजा लगाया कि अगर यह बहस इतनी धीमी है, तो शायद यह नीचे ही हो रही होगी। तहखाने को घर का मेन केव माना जा सकता था। यहीं पर जिम और तरह तरह के खेल के मैदान थे। कहने का मतलब यह नहीं कि ये चीजें अब जरूरी थीं,
बल्कि यह वो जगह थी जहां सिलास के पिता और दादा अक्सर आराम करने जाया करते थे। यह अजीब था कि उनके बीच वहां बहस छिड़ जाती थी, जब तक कि इसमें कोई और शामिल न हो। सिलास को इस पर संदेह हुआ। उसके माता पिता बिजनेस प्रोफेशनल थे, लेकिन उनकी घर से काम न करने की सख्त नीति थी, इसलिए यह कोई सहकर्मी नहीं हो सकता था। लेकिन उसे अपने माता पिता के किसी ऐसे दोस्त के बारे में भी नहीं पता था जो इतनी बड़ी बहस का कारण बन सके। यह ज्यादा दूर नहीं है, माँ। वह आगे बढ़ा और अपनी बहन के छोटे से सिर को सहलाते हुए उसे सांत्वना देने लगा। कम से कम 5 किलोमीटर तो है। जरा देखो, आसमान में अंधेरा छा गया है, लेकिन तुम्हारी आखिरी क्लास 4 बजे ही खत्म हो गई थी। तुम्हें पता है कि आजकल बाहर सुरक्षित नहीं है। सिलास ने बिना किसी शिकायत के अपनी माँ की झिड़कियाँ सुनी। अगर उसे अपने परिवार से भागने की इतनी ही परवाह थी, तो एक 26 साल के नौजवान के तौर पर, जिसने पहले ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था, वह बहुत पहले ही वहां से निकल सकता था। बाहरी जीवन में उसे ज्यादा आकर्षण नहीं था। उसके कई मित्र थे, हालांकि कोई भी सबसे अच्छा मित्र नहीं था। अतीत में उसकी गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश उसकी वास्तविक पहचान के बजाय उसके आदर्श पर मोहित थीं। वह शराब पीने, पार्टी करने या धूम्रपान करने का शौकीन नहीं था। वह अपनी माँ की बाज जैसी नज़रों से बचने के लिए जितने भी कारण से उत्सुक था, वे सब मौजूद ही नहीं थे। मैं जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है, सिलास अंततः कुछ कह पाने में सफल रहा। उसकी माँ हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। वह अपने पति और ससुर के बीच में नहीं पड़ना चाहती थी। सिलास का जाना ही बेहतर था। सिलास ने सिर हिलाया और हॉल से नीचे चला गया, तहखाने का दरवाजा खोला और नीचे चला गया। जिस गुस्से की उसे उम्मीद थी, वह उस पर नहीं पड़ा, बल्कि झुंझलाहट की लहरें उठ खड़ी हुईं। जितना कम सुना, उतना ही बुरा लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पिता और दादा को किसी मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं थी। सेड्रिक, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम्हें कब गुमराह किया है? वापस लौटना ही इस समय हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प है। पापा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हैं कि हम अपना सामान समेटकर अचानक दुनिया भर में निकल जाए। यह बहुत ही बेतुका है। सिलास ने अभी अभी अपना कार्यकाल शुरू किया है और एलारा अभी मिडिल स्कूल का आखिरी साल पूरा कर रही है। हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सेड्रिक, कुछ ही महीनों में धर्मनिरपेक्ष दुनिया के मामले कोई मायने नहीं रखेंगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं, नहीं, मुझे समझ नहीं आया। जब मैं बच्चा था तब से आप मुझे यह बकवास बता रहे हैं, और मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। सिलास अंदर गया तो देखा कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, हर कोई पूल टेबल के दोनों ओर खड़ा है। उसके पिता का चेहरा लगभग लाल हो गया था, और उसके दादाजी अपनी भौहें भींच रहे थे। तुमने कभी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहा। अगर तुम्हारी माँ। उस समय दोनों ने साइलस को देखा। साइलस को लगा कि उसकी टाइमिंग बहुत सही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दादाजी कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिससे उसकी झुंझलाहट हद से ज्यादा गुस्से में बदल जाएगी। उसकी दादी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, सिलास के जन्म से भी पहले। लेकिन जहां तक उसे पता था, उन्होंने सेड्रिक को लगभग 10 साल की उम्र तक अकेले ही पाला था। उनकी मृत्यु के बाद मैग्नस वापस लौटा और अपने पिता के कर्तव्यों को पूरा किया। सिलास को इस स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह पूछने का उसका अधिकार नहीं था। कौन सा बच्चा अपने माता पिता के अतीत की हर छोटी बड़ी बात जानता होगा? उसे अपने पिता के जख्मों को कुरेदने का विचार भी पसंद नहीं आया। फिर भी वह इतना तो जानता था कि उसके दादा द्वारा उसकी दादी का पालन पोषण करना उसके लिए बर्बादी का आसान रास्ता होगा। वह शुक्रवार का दिन था और वह नहीं चाहता था कि उसका सप्ताहांत इस वजह से बर्बाद हो। सिलास, सेड्रिक ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। सच कहूं तो, जैसे ही मैग्नस ने अपनी माँ का जिक्र किया, उसे गुस्सा आ गया। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि मैग्नस ने भी राहत की सांस ली। क्या हो रहा है? सिलास ने पूछा। यह सिर्फ। मैग्नस और सेड्रिक ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम पहले से ही 26 साल के हो, सिलास।
कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए, सेड्रिक ने आखिरकार कहा। इन शब्दों पर अपने बेटे की बेरुखी देखकर सेड्रिक हंस पड़ा। वह कोई बड़ी खबर बताने ही वाला था, लेकिन सिलास पहले ही विश्लेषण मोड में था। छोड़ो इसे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राउन्स के साथ हम एक परिवार माने जा सकते हैं। सिलास ने भौहें उठाईं। ब्राउन परिवार अभिजात वर्ग का पर्याय था। वे उस समय दुनिया के सबसे अमीर परिवार थे। इस पीढ़ी में ही उन्होंने 3 अरबपतियों को पाला था, और अगर उन्हें लगता कि उनकी कॉफी मंगलवार की सुबह थोड़ी ज्यादा ठंडी हो गई है, तो शायद वे किसी मध्यम आकार के देश की जीडीपी को ध्वस्त कर सकते थे। उस हॉटडॉग व्यापारी ने ग्लोबल वार्मिंग का दोष उन पर डालने की कोशिश की थी, और सिलास ने असल में उसे दोष नहीं दिया। ब्राउन परिवार ने जिस सबसे बड़े उद्योग में शुरुआत की थी, वह था कागज बनाने का उद्योग। हालांकि तब से वे काफी आगे बढ़ गए थे, फिर भी उनके पास उस पाई का एक बड़ा हिस्सा था और उन्होंने अपने हिस्से के हरे भरे जंगलों को काट डाला था। जैसा कि कहा गया, सिलास की प्रतिक्रिया मूलतः वैसी ही थी जैसी मैग्नस और सेड्रिक ने अपेक्षा की थी। तो क्या हुआ? मैग्नस ने आह भरी। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैं इतने सालों से तुम्हारे पिता से कहता आ रहा हूं। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में मैं और क्या कर सकता हूं? सेड्रिक ने अपनी बाहें पार कर ली। अगर यह बूढ़ा आदमी उसे नहीं समझा सका, तो अपने तर्कशील बेटे को कैसे समझाएगा? मैग्नस को भी यह बात समझ में आ गई, लेकिन उसने बस दांत पीसते हुए बोलना जारी रखा। दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। हमेशा कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है और आम लोगों को नहीं। क्या तुम इस बात से सहमत हो, सिलास? मैं करता हूं। सिलास ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके विपरीत मानना नादानी थी। वह न तो मूल सिद्धांतकारों में विश्वास करते थे, न ही सरकार के वफादारों में। ज्यादातर चीजों की तरह, उनका मानना था कि जवाब कहीं बीच में है। अच्छा, मैग्नस ने थोड़ी उम्मीद से सिर हिलाया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। दुनिया जल्द ही पूरी तरह उथल-पुथल की स्थिति में पहुंच जाएगी। हमारे बचने का सबसे अच्छा मौका ब्राउन परिवार की संपत्ति में वापस लौटना है। कैसी उथल-पुथल? युद्ध? सिलास ने पूछा। हाँ, मैग्नस ने जल्दी से कहा, जिससे सेड्रिक की आंखें घूम गईं। वह इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े आदमी का मानना है कि एक प्रलयकारी, सर्वनाशकारी घटना आने वाली है। युद्ध इसके कई परिणामों में से एक हो सकता है। सिलास चुप हो गया। उनके दादाजी में डिमेंशिया के कोई लक्षण नहीं दिखे थे, बल्कि अब भी वे बिल्कुल स्वस्थ दिखते थे। मैग्नस की त्वचा का रंग सुर्ख कांस्य जैसा था, उसका सिर चमकदार था और दाढ़ी सफेद थी, तथा वह अपने परिवार के सभी पुरुषों की तरह ही कठोर मुद्रा में रहता था। 70 वर्ष की आयु पार करने के बावजूद, उन्होंने 2 महीने पहले ही हाफ मैराथन दौड़ में भाग लिया था। डिमेंशिया के स्पष्ट रूप से कोई बाहरी लक्षण नहीं थे, लेकिन सिलास ने कोई असामान्य बात नहीं देखी थी, और वह हर दिन अपने दादाजी से बातचीत करता था। इसके अलावा, उसके दादाजी ने पहले कभी ऐसी बेतुकी बातें नहीं कही थी। इससे वह उन पर और भी ज्यादा यकीन करने लगा। क्या इसकी जांच करने का कोई आसान तरीका नहीं है? सिलास ने एक क्षण बाद कहा। सेड्रिक की विजयी मुस्कान कड़वी हो गई और मैग्नस की आंखें चमक उठीं। सिलास एक तरफ गया और लैपटॉप का प्लग निकाला, जिस पर फ्लैट स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही थी। उस पर कार्टून प्रिंसेस चल रही थी, इसलिए सिलास ने मान लिया कि बहस शुरू होने से पहले उसकी बहन यहां आई होगी। वह वापस चला गया और अपने पिता और दादा के सामने लैपटॉप को पूल टेबल पर रख दिया। दुनिया के सबसे कुलीन परिवारों में से मैं कई के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन जांचने के लिए हमें केवल 3 पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आइए ब्राउन्स, आबादी परिवार और राउट्स परिवार के साथ चलते हैं। इन तीनों परिवारों के सदस्य हाई प्रोफाइल हैं, जिनके उड़ान इतिहास पर नजर रखी जाती है, तथा तीनों के संपत्ति के पते सार्वजनिक रूप से ज्ञात हैं। सिलास ने अपने दादा की ओर देखा। क्या ब्राउन का पता वही है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है? उसने लैपटॉप की स्क्रीन अपने दादा की तरफ घुमाई। उस पर अप्पालाचियन पर्वत की गहराई में एक जगह दिखाई दे रही थी। हाँ, यही स्थान है, मैग्नस ने सिर हिलाया। अच्छा।
इसका मतलब यह है कि हम तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि वापस लौटने वालों की संख्या में वृद्धि होगी तो इनमें से कई उच्च प्रोफाइल वाले लोग भी घर लौटेंगे। लुसियस ब्राउन, मालाची ब्राउन, एस्ट्रिड ब्राउन, ये तीनों ही वो 3 अरबपति थे जिन्हें ब्राउन परिवार ने इस पीढ़ी में बनाया था। ये सभी 40 से ऊपर के थे और अपने अपने अनूठे उद्योगों में अपनी राह बना चुके थे। सिलास ने भौहें चढ़ाई, सेड्रिक ने भौहें चढ़ाई। मैग्नस हंसा। सिलास ने एक नया टैब खोला। कायल आबादी, अशेर आबादी। सिलास की भौहें गहरी हो गईं। रैगनर राउट्स, थॉर्न राउस, ड्रेवेन राउट्स, हर एक बार बार बिना चुके सभी के उड़ान इतिहास उनके ठिकानों तक तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद किसी का पता नहीं चला। ये सब पिछले हफ्ते के भीतर हुआ। सिलास की उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे घूम रही थी मानो वह पियानो की कुंजियां बजा रहा हो। जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ता गया, उंगलियां धुंधली होती गईं। एक के बाद एक टैब खोलते हुए वह अपने दादा और पिता को भी भूल गया। उसने कहा था कि वह 3 परिवारों पर ही रुकेगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने हर उस प्रभावशाली परिवार पर गौर किया जिसके बारे में वह सोच सकता था, पूरे 1 दर्जन, तब जाकर वह संतुष्ट हुआ। उसने कुछ छोटे परिवारों की भी जांच की जो उसे बाकी परिवारों की तुलना में उतने खास नहीं लगे, और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सिलास ने लैपटॉप को लगभग बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि दादाजी की बातें कितनी सच हैं, लेकिन हमें जाना होगा। सबसे बुरी स्थिति में भी हमें सोमवार को लौटना पड़ेगा। सेड्रिक के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन मैग्नस ने खुशी से झूमना बंद कर दिया था, मानो सिलास ने उसे भी मना लिया हो। फिर उस रात सिलास चुपचाप लेटा रहा और अपने कमरे की नीरस छत की ओर देखता रहा। क्या यह उत्साह है? उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसे ऐसा कब महसूस हुआ था। यहां तक कि जिन दुर्लभ सांपों के साथ उसने काम किया था, ऐसे सांप जो एक हाथी को भी काट सकते थे, उनके काटने से भी उसकी धड़कनें इतनी तेज नहीं होती थीं। दुनिया उसे बस उबाऊ लगती थी। कभी कभी वह चाहता था कि काश वह एक धार्मिक व्यक्ति होता ताकि उसे यकीन हो कि बाहर कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। यह बस यही हो सकता है। सिलास ने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा चरमराकर खुला। गुलाबी रंग का नाइटगाउन पहने, जो लगभग जमीन पर घिसट रहा था, एक नन्ही सी बच्ची ने अंदर झांका। सिलास हल्के से मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि आज सुबह एलारा जिस तरह रोने लगी थी, उसकी वजह से वह अकेले सोना नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो रही हो, तुम्हें पता है। एलारा ने होंठ सिकोड़े और फिर भी भागकर उसके बिस्तर में घुस गई। वह उसके कंबल में घुस गई और उसके बिस्तर का आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वह वहां था ही नहीं। इससे सिलास को कुछ शांति मिली और उसे लगा कि अब नींद आने में ज्यादा समय नहीं है। सिलास, क्या मैं अपने दोस्तों से दोबारा मिल पाऊंगा? शायद, उसने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया। हम्फ, माँ और पिताजी ने कहा था जरूर। मुझे पता था कि वे झूठ बोल रहे हैं। सिलास कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से डांट पड़ेगी। मुझे यकीन है कि वे ठीक होंगे, सिलास ने अंततः कहा। आखिर, ऐसा तो नहीं था कि ये परिवार अंतरिक्ष में भाग रहे थे, है ना? आखिरकार, वे सब एक ही ग्रह पर थे। इसका मतलब था कि सबके बचने की संभावना थी। हालांकि, सिलास जानता था कि उसकी गणना के अनुसार ये संभावनाएं बहुत कम थीं। सिलास ने अपना सिर झुकाया और प्राइवेट जेट से नीचे उतरते हुए पहला कदम रखा। उसने जीन्स और सफेद टर्टलनेक पहना था और दोनों के साथ लोफर्स और हल्के भूरे रंग का ट्रेंच कोट पहना था। यहां अप्पालाचियन पर्वतों पर हवा थोड़ी ठंडी थी, इसलिए उसने ठीक से कपड़े पहने थे। अजीब बात यह थी कि हवा उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बसंत आ गया हो। उन्मत्त हॉटडॉग व्यापारी के शब्द उसके दिमाग में फिर से कौंध गए, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके, बल्कि अपनी सामान्य शांत निगाहों से चारों ओर देखता रहा। ब्राउन परिवार की संपत्ति पहाड़ों में ऊंचे स्थान पर स्थित थी, यह लगभग उतनी ही एकांत जगह थी जितनी हो सकती थी। सच कहूं तो,
निजी जेट के बिना यहां पहुंचना नामुमकिन था, जब तक कि आप एक व्यावसायिक विमान लेकर एक हफ्ते की लंबी पैदल यात्रा पर जाने को तैयार न हों। जैसा कि इस कद के परिवार से उम्मीद की जाती है, उनके पास अपना रनवे और हवाई जहाज़ों का हैंगर था। यहां तक कि पास ही एक छोटी सी हवेली भी थी, जहां सिलास को लगा कि पायलट आराम करते होंगे। यह उनके लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि उन्होंने किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए पूरे सप्ताहांत के लिए पायलट बुक कर लिया था। इस जगह पर जमीन का जायजा लेना मुश्किल था। टारमैक, हैंगर और पायलट आवास, ये सब यहां देखने लायक थे। उन्हें शायद मुख्य आवास तक पहुंचने के लिए किनारे पर खड़े हेलीकॉप्टरों में से किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ता। सिलास का बाकी परिवार भी उसके साथ नीचे उतर आया। उसके पिता ने पायलट से कुछ बातें की, फिर वे अलग हो गए और अपने साथियों का इंतजार करने लगे। उनके आसपास ऐसे ही समूह थे, जिनमें से ज्यादातर संपन्न परिवार थे जो ब्राउन परिवार से बहुत पहले अलग हो चुके थे। उनमें से कई शायद सिलास जैसे ही थे, जिन्हें हाल ही में इस तरह के संबंध का एहसास हुआ था। संख्या तो बहुत है, सिलास ने मन ही मन सोचा। उसने लगभग 50 लोगों को गिना, और ये तो बस कुछ ही लोग थे जो उसके अपने परिवार के साथ एक ही समय पर आए थे। सिलास ने देखा तो एक बटलर तेज कदमों से आता हुआ दिखाई दिया। उसने बिल्कुल पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी, जैसा कि कोई सोच सकता है। उसके काले बाल और बारीकी से कटी हुई दाढ़ी में बुढ़ापे के सफेद बालों के निशान थे। जब वह सीमा में था तो उसने शालीनता से झुककर प्रणाम किया। आपका स्वागत है। मेरा नाम जोसेफ है। आप सभी मुझे इसी नाम से बुला सकते हैं। कृपया मेरे पीछे आइए। मैं आपको तुरंत आपके आवास तक पहुंचा दूंगा। अजीब है, सिलास ने सोचा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दूसरे समूहों को हमसे पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उसने देखा कि उसके दादाजी लगभग कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार उसने खुद को संभाला, लेकिन सिलास ने इस पर ध्यान दे दिया। परिवार एक हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और जल्द ही फिर से हवा में था। 12 मिनट भी नहीं बीते थे कि वे उन कई संपत्तियों में से एक की छत पर उतर गए जिन्हें सिलास नीचे से देख सकता था। उसकी बहन खुद देख नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसकी गोद में बैठने की जिद की थी। अगर बाकी सब लोग शिष्टाचार न दिखाते, तो वह साफ देखने के लिए अपने गोलमटोल गालों को खिड़की से सटा देती। हमारे नीचे वाला यह घर अब आपका रहने का कमरा होगा। इसमें 5 शयनकक्ष और स्नानघर हैं, एक बाहरी स्नानघर जिसमें सौना और पूल शामिल हैं, और पिछवाड़े में रहने के लिए पर्याप्त जगह है। अगर आपको पिछवाड़े में क्या क्या चाहिए, इस बारे में कोई विशेष जानकारी हो, तो कृपया मुझे बताएं और मैं निर्माण कर्मचारियों और वास्तुकारों से तुरंत योजना पर काम शुरू करवा दूंगा। बटलर जोसेफ उन्हें घर में घुमाते रहे और बहुत सी बातें समझाते रहे, लेकिन सिलास अभी भी अपने पहले कुछ वाक्यों पर अटका हुआ था। किसी आर्किटेक्ट को तुरंत योजना शुरू करने के लिए बुलाओ। उनका इरादा असल में हम सबको लंबे समय तक सुविधा देना है। अनिश्चितकाल के लिए, संभवतः। हम ब्रंट से चूक गए हैं, और मुझे अभी तक आपके परिवार की विशिष्टताओं को समझना बाकी है। लेकिन मैंने दोपहर के भोजन का समय 1300 बजे तय करने का निर्णय लिया है। आखिरी बात पर जोर देते हुए, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए कृपया मेरी स्थिति समझें। मुझे बताया गया है कि कल शाम तक सब कुछ ठीक से हल कर दिया जाएगा। यह कहते हुए, बटलर जोसेफ ने एक बार फिर सिर झुकाया और तेजी से नौकरों के कमरे की ओर चल पड़े, संभवतः दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए। यह दौरा इतना विस्तृत था कि उनके मन में जो सवाल कौंध रहे थे, उनके अलावा पूछने के लिए सचमुच कोई सवाल ही नहीं था। हालांकि, जोसेफ के आखिरी शब्दों के बाद, वे बस एक दूसरे को कुछ भावशून्य भाव से देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कल शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। दिन तेजी से बीत गया। आमतौर पर, सिलास थोड़ा चिड़चिड़ा रहता था। उसमें एक ऐसी बारीकी थी जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती थी। उन्हें अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, अपनी चीजें साफ सुथरी रखना पसंद था, और वे हमेशा समय के पाबंद और सीधे सादे रहते थे। यह मीटिंग रविवार शाम को होनी थी, जबकि सोमवार को उनके व्याख्यान निर्धारित थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी, जब तक कि पायलट आधी रात को उड़ान न भरवा ले।
हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इस मामले को लेकर उसके मन में चिंता के बहुत कम विचार थे। उसका मन पूरी तरह से आने वाली बैठक पर केंद्रित था और फिर आखिरकार वह समय आ ही गया। अपनी छोटी बहन का हाथ थामे सिलास उस खुले रास्ते पर चल पड़ा जिस पर जोसेफ उन सबको ले जा रहा था। हालांकि उसने इसका वर्णन इस तरह किया था, लेकिन कच्ची सड़क इतनी अच्छी तरह से बनी हुई थी कि मानो वह फुटपाथ ही हो। ऐसा लग रहा था कि ऐसा न होने का एकमात्र कारण प्रकृति के माहौल को बरकरार रखना था। इन रास्तों पर चलते और अपने घरों से निकलते परिवारों के कई और समूह भी उन्हीं की तरह थे। माहौल विनम्र भी था और थोड़ा कठोर भी। सबको पता था कि वे सब दूर से खून के रिश्ते से जुड़े हैं, लेकिन उस तरह की नज़दीकी महसूस करना मुश्किल था। इतनी नज़दीकी मुलाकात के साथ उनके मन में और भी बातें थीं। सिलास पिछले दिन बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और उसे लगा कि उसने कुछ पहेली के टुकड़े एक साथ जोड़ दिए हैं। एक तो, यहां तक पहुंचने के लिए किसी को एक निश्चित दर्जा प्राप्त होना चाहिए या कम से कम जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक पायलट के लिए 1 घंटे की उड़ान हजारों में पड़ती है। अगर आप एस्टेट के पास भी होते तो भी इस एक यात्रा में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंकों का खर्च आसानी से हो जाता। कोई भी सामान्य परिवार इस तरह मनमर्जी से विमान किराए पर नहीं ले सकता। हालांकि यह तो बस पहला फिल्टर था। दूसरा फिल्टर, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, पहले आने का साहस था। वस्तुपर दृष्टि से देखें तो उनके दादाजी के शब्द हास्यास्पद थे। एक सर्वनाशकारी घटना? यह बात तो सिर्फ दुनिया के सबसे सच्चे कुलीन वर्ग को ही पता है। अगली बात जो बूढ़ा आदमी कहेगा वह यह कि इल्यूमिनाती भी असली है। हालांकि यह सुनने में भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन इस दावे की सत्यता जांचने के अनगिनत तरीके थे। सिलास का तरीका तो बस एक था। अगर आपको पता होता कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो सिलास कम से कम आधा दर्जन और कारगर तरीके सोच सकते थे। आज आए परिवारों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो बस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते थे। शायद उन्हें लगा होगा कि ब्राउन्स उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति से आगे बढ़ने का मौका देगा। सिलास की राय में ये लोग अल्पसंख्यक होने चाहिए। बाकी लोग भी उसके जैसे ही थे, तेज नजर वाले और अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश में। परिवारों को एक बड़े भोजन कक्ष में ले जाया गया, जहां प्रत्येक को अपनी अपनी मेज पर बैठने की अनुमति दी गई। फिर से अलग हो गए, सिलास ने कहा। यह सूक्ष्म था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इन विभिन्न छोटे परिवारों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना और प्रश्न पूछना कठिन बनाने का एक सचेत प्रयास किया गया था। सिलास को नहीं लगता था कि इसमें कुछ भी भयावह है, कम से कम अभी तक तो नहीं। ज्यादा संभावना यही थी कि यह भीड़ नियंत्रण का एक तरीका था। पूर्ण 3 कोर्स भोजन परोसा गया और भोजन कक्ष शांत बातचीत की आवाज से भर गया। सिलास की नज़र मुख्य मेज पर बैठी कुछ आकृतियों पर पड़ी, जिनमें से 3 को उसने तुरंत पहचान लिया। लुसियस ब्राउन, मेलाची ब्राउन और एस्ट्रिड ब्राउन, 2 पुरुष और 1 महिला, हर एक अपने आप में अनोखा। वे सभी एक लंबी मेज पर बैठे थे, जिसका मुंह डाइनिंग रूम की ओर था, मानो यह पुनर्जागरण काल हो और वे राजा रानी हों। अजीब बात है, ऐसा लग रहा था कि उनका सभी को संबोधित करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में, जहां हर कोई शिष्टाचार का पूरा पालन कर रहा था, यह हरकत, या यूं कहें कि निष्क्रियता, एक अंगूठे की तरह चुभ रही थी। मिठाई परोसी गई, एक हल्का और हवादार चीज केक जिस पर स्ट्रॉबेरी जैम छिड़का हुआ था। यह स्वादिष्ट लग रहा था, हालांकि सिलास ने इसे नहीं खाया। वह चीनी से दूर रहने की कोशिश करता था। उसने पाया कि उसका शरीर चीनी के प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील था। हालांकि उसकी छोटी बहन खुशी खुशी उसका टुकड़ा चुरा ले गई। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि इस नन्ही सी बच्ची को उसके उस छोटे से शरीर में जगह कहाँ से मिली। कोई अपनी सीट से खड़ा हो गया। सिलास को यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन है। वह पूरी रात इन्हीं लोगों पर नजर गड़ाए बैठा था। जैसे ही उसके कान फड़फड़ाए, उसे पता चल गया कि यह एस्ट्रिड ही होगी। एस्ट्रिड सिलास की मां की उम्र की ही थी, और उनकी शक्ल सूरत इतनी मिलती जुलती थी कि वे आसानी से बहने लग सकती थीं। वे 40 के आसपास की 2 महिलाएं थीं, जो देखने में 30 के आसपास की लग रही थीं। उनके पहनावे का अंदाज सादा और सुरुचिपूर्ण था,
और उनके आभूषणों का चुनाव सादा और ज्यादा दिखावटी नहीं था। एस्ट्रिड ने एक काला गाउन पहना था जिसमें वह उदासी नहीं थी जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। मोतियों का हार उसकी पतली गर्दन की शोभा बढ़ा रहा था और उसके बाल काफी घने थे, मानो उसने उन पर हेयर स्प्रे छिड़का हो, फिर भी उनमें अपेक्षित कठोरता नहीं थी क्योंकि वे उसके कंधों तक ढीले ढाले थे। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी भौहों में एक स्पष्ट अधिकार था। एक कहावत थी कि दुनिया की ज्यादातर अमीर औरतें विधवा या तलाकशुदा होती हैं, लेकिन एस्ट्रिड इनमें से कोई नहीं थी, क्योंकि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। उसे लुसियस और मलाकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का पूरा हक था। ऐसा लग रहा था कि दोनों कुछ हद तक उसका सम्मान करते थे। आस्थगित नहीं, सिलास ने मन ही मन सोचा। ऐसा लगता है कि वे उसे आगे बढ़ने देने में संतुष्ट हैं। वे एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देते हैं। कितना दिलचस्प तालमेल है। वे किस बात के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि इतना पदानुक्रम जरूरी है? मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में कई प्रश्न होंगे, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक बार बोलूंगा। यद्यपि ये शब्द अहंकारी लगते हैं, परिवार चाहता है कि आप सभी यह समझें कि दुनिया के वर्तमान तौर तरीके उसी तरह नहीं चल सकते जैसे वर्तमान में बने हुए हैं। भविष्य में हम सभी समान नहीं होंगे। आपके पास जो है उसे अर्जित करना होगा, और केवल वही जो आपने अर्जित किया है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। एस्ट्रिड की नज़र डाइनिंग हॉल में घूम रही थी। वह माहौल तय कर रही थी और उसके अधिकार ने किसी के लिए भी उसे नकारने की सोचना भी मुश्किल कर दिया था। पृथ्वी अपने इतिहास में 6 बार विलुप्ति स्तर की घटनाओं से गुजर चुकी है। ऑर्डोविशियन विलुप्ति, डेवोनियन विलुप्ति, पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति, ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति, क्रेटेशियस पेलियोजीन विलुप्ति, होलोसीन विलुप्ति। यह सुनकर कई लोगों की भौहें तन गईं। वे सभी पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने इन विलुप्त होने की घटनाओं के बारे में सुना था, हालांकि बहुत कम लोगों ने इनके बारे में इतने शब्दों में सुना था। लेकिन जिन्होंने सुना था, उन्हें अजीब लगा कि उन्हें इस तरह एक साथ रखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, होलोसीन विलुप्ति एक विलुप्ति की घटना थी जो वर्तमान में जारी है, जो मनुष्यों के कारण हुई तथा पृथ्वी के वन्य जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा। इन बातों का उल्लेख क्यों? आपकी पाठ्य पुस्तकों में बताया गया है कि ये विलुप्ति की घटनाएं विभिन्न कारणों से हुईं। ज्वालामुखी, हिमयुग, क्षुद्रग्रह, अनगिनत भयानक चीजें। हालांकि मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि यह सब बकवास है। इन विलुप्ति की प्रत्येक घटना, यहां तक कि तथाकथित चल रही घटना भी, एक ही कारण से हुई है। आह्वान किया गया आरोहण। एस्ट्रिड की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आप में से कई लोग आज रात के बाद यहां से चले जाना पसंद करेंगे। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परिवार आपको नहीं रोकेगा। हम कोई चैरिटी संस्था नहीं हैं, और न ही हम मानते हैं कि जो लोग हमारे खून के वाहक हैं, उन्हें इस तरह के लाड प्यार की जरूरत है। एक बार आप उस दरवाजे से बाहर निकल गए तो वापसी नहीं होती। उसके बाद जो कुछ भी होगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास दलबदलुओं के लिए कोई धैर्य नहीं है। सिलास यह सब चुपचाप देखता रहा। वह बहुत अच्छी वक्ता हैं। उन्होंने समन आरोहण जैसी काल्पनिक बात का जिक्र किया और फिर उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। किसी तरह जब वह इसे इस तरह कहती हैं तो यह कम हास्यास्पद लगता है। अब मुझे लगता है कि वह फिर से समझाएंगी कि समन आरोहण क्या होता है। समन्वित आरोहण एक बहुब्रह्मांड स्तरीय घटना है। यह पृथ्वी के लिए विश्व मंच पर प्रवेश करने का एक अवसर है। वास्तविक विश्व मंच पर पहला अवसर 400 मिलियन वर्ष पहले मिला था और वह असफलता में समाप्त हुआ। छठा अवसर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के युग के दौरान सफलता के सबसे करीब था, लेकिन हम आंतरिक कलह से बिखर गए। आपने संस्कृति और नस्ल के मामलों के बारे में किताबें पढ़ी हैं, और यह भी कि हमारे इतिहास में इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। आप यह नहीं जानते कि जब हमारी जान पर बन आई थी, तब भी कुछ नहीं बदला। जैसे ही सिलास आगे की ओर बैठा, उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। ये शब्द बहुत सरल थे, लेकिन इनका उन पर ट्रक की तरह गहरा असर हुआ। सैकड़ों वर्ष पहले विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र एक पूर्ण परमाणु युद्ध के कारण नष्ट हो गए थे। अमेरिका,
चीन, रूस, ब्रिटेन, इन सभी के शक्ति केंद्रों को कुचल दिया गया। हालांकि अब वे अपलाचियन क्षेत्र में थे, लेकिन इस देश को अब अमेरिका नहीं कहा जाता था। इसके बजाय इसे टेरानोवा का संयुक्त गठबंधन कहा जाता था। ये नाम जानबूझकर इसलिए रखे गए थे ताकि इनसे उन देशों के समान माहौल बने जिनके स्थान पर ये रखे गए थे। यह लगभग खोए हुए जीवन के प्रति मौन सलामी थी तथा यह याद दिलाने के लिए कि उस रास्ते पर दोबारा कभी न चला जाए। आज भी, जब समाज मूलतः परमाणु विस्फोट से पहले के दौर में पहुंच गया है, किसी भी देश के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। खैर, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। इस युग में जाति वास्तव में कोई चीज नहीं थी। अगर आप चारों ओर देखें तो ज्यादातर लोग जातीय रूप से काफी अस्पष्ट थे। यदि सिलास को छठे विलुप्तीकरण घटना से पहले के युग में उठाया गया और छोड़ दिया गया, तो उसे देखकर यह बताना मुश्किल होगा कि वह पूर्वी यूरोपीय, मध्य पूर्वी, हिस्पैनिक या शायद किसी प्रकार का मिश्रित नस्ल का वंशज था। यह सबके लिए एक जैसा था। उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन, उसके दादा, एस्ट्रिड या यहां तक कि दूसरे आमंत्रित लोग भी। यह सब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी थी, एक ऐसा खुला रहस्य जिसके बारे में आप हर दिन सड़कों पर चलते समय सोचते भी नहीं थे। लेकिन एस्ट्रिड के शब्द, उन्होंने उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज कर दीं कि काफी देर बाद वह शांत हो गया। अगर छठी विलुप्ति की घटना के बाद पृथ्वी फिर से असफल हो गई, इस बार सांस्कृतिक और नस्लीय मतभेदों के कारण उत्पन्न आंतरिक कलह के कारण, तो इससे निपटने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि सभी को एक ही संस्कृति और एक ही नस्ल का बनाने की कोशिश की जाए। तब भी पूरी पृथ्वी पर एक सार्वभौमिक भाषा थी। यह एक बहादुरी भरा प्रयास था, लेकिन इंसान वाकई घिनौने प्राणी थे। नस्ल के बिना यह वर्ग का मामला बन गया। क्या यह सही उदाहरण नहीं है? अब ताकतवर परिवार इकट्ठा हो रहे थे और एस्ट्रिड एक बार रक्त संबंध का जिक्र कर चुकी थी। गरीबों का क्या? उन लोगों का क्या जिनके पास अचानक घर वापस बुलाने के लिए कोई खरपतिवर्गीय परिवार नहीं था? यह हमारा 7वां प्रयास होगा। बहुत कुछ दांव पर है, लेकिन मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा। प्रत्येक विश्व के पास आरोहण के लिए केवल 9 प्रयास होते हैं। 9वें प्रयास में असफल होने पर वह अपनी संप्रभुता का अधिकार खो देगा और अपने आकाशगंगा क्षेत्र के अन्य अधिपतियों को सौंप दिया जाएगा। दूसरा, आप में से जो लोग अतीत में हुई विलुप्ति की घटनाओं के बारे में जानते हैं, वे समझते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। सभी प्रमुख प्रजातियां किसी घटना से बच नहीं पाती। अतीत के कई जीव अब हमारे बीच नहीं हैं, और डायनासोर का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। मानव जाति एक विलुप्ति की घटना से बच निकलने में कामयाब रही, लेकिन यह गारंटी देना असंभव है कि हम दूसरी घटना से भी बच निकलेंगे। एस्ट्रिड ने हाथ हिलाया और भोजन कक्ष की रोशनी कुछ धीमी हो गई, क्योंकि प्रोजेक्टर उसकी पीठ पर गिरने लगा। इस समय आप सभी के पास केवल मेरे शब्द हैं, और जैसा कि मैंने कहा, मैं आप सभी को लाड़ प्यार करने के लिए यहां नहीं हूं। लेकिन मेरा मानना है कि यह उचित है कि आप सभी को यह देखने का मौका मिले कि मैं और मेरे चचेरे भाई बहन क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि आप अपना निर्णय लें। प्रोजेक्टर अपनी जगह पर आ गया और उस पर एक छवि प्रक्षेपित हो गई। नहीं, यह कोई छवि नहीं थी, बल्कि यह एक बक्सा था, एक कांस्य बक्सा जो अंतरिक्ष में प्रकट हुआ, मंडराया और घूमा। सिलास ने भौहें चढ़ाई। उसने छत की तरफ देखा और तारों की जांच की, फिर उसने किताब में मौजूद सभी जादू के करतबों को आजमाया ताकि वह जाल ढूंढ सके, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बक्से को सिटी स्टील के नाम से जाना जाता है। सबसे सटीक रूप से इसे कांस्य सिटी स्टील कहा जाता है। यह कहा जा सकता है कि चूंकि हमारे पूर्वज छठी विलुप्ति से बच निकलने में कामयाब रहे, इसलिए यह हमारे पास है। वास्तव में यह कांस्य सिटी स्टील निस्संदेह ब्राउन परिवार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आप सभी इसे छुएं। रोशनी सामान्य हो गई और प्रोजेक्टर वापस ऊपर चला गया। एस्ट्रिड ने कांस्य सिटी स्टील पर हाथ रखा और वह डाइनिंग रूम से होते हुए पहली मेज पर जा गिरा। इंतजार बहुत कष्टदायक था। सिलास को वहां धैर्यपूर्वक बैठना पड़ा और एक के बाद एक नजरें धधकती आग की तरह जलती रहीं। उसका पैर ऊपर नीचे हिलने लगा, इतनी तेजी से कि जब तक कांस्य सिटी स्टील उनकी मेज तक पहुंचा, तब तक उसकी सांसें कुछ तेज चलने लगी थीं।
फिर भी उसने खुद पर नियंत्रण रखा और देखा कि पहले उसकी छोटी बहन उत्सुकता से उस पर झपटी, फिर उसकी माँ, फिर उसके पिता। सिलास, सिलास, एलारा ने उसकी आस्तीन खींची। यह कितना मजेदार है। पहले धमाका हुआ, फिर चमक, और फिर ये सारे शब्द और अक्षर मेरे दिमाग में ऐसे उभर आए जैसे मैं सपना देख रहा हूं, पर मैं सपना नहीं देख रहा था। पहली बार सिलास ने अपनी छोटी बहन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके दादाजी मुस्कुराए और तैरते हुए घन को उसकी ओर धकेल दिया, बिना खुद उस पर नजर डाले। उनकी निगाहों में एक खुशी और एक जानकार भाव था। सिलास ने आगे बढ़कर घन को छुआ, उसका दिमाग शून्य हो गया। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग और शरीर दो हिस्सों में बंट गए हों। उसका दिमाग ऐसी चीजें देख रहा था जो उसका शरीर नहीं देख पा रहा था। किसी तरह उसे यकीन हो गया कि यह जो कुछ भी था, वह उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके मन की आंखों से देखा जा सकता था। जैसा कि एलारा ने कहा, ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था। और फिर शब्द आए। कांस्य शहर स्तंभ। स्थिति निष्क्रिय। गांव का नाम अनाम। क्षेत्र स्तर अल्पविकसित गांव। क्षेत्र व्यास 100 मीटर। निवासी 0/100। सैनिक 0/10। लोकप्रियता 0/0। सहायक ग्राम सीमा 2। क्षेत्र आंकड़े बुनियादी सुविधाएं +5%, बुनियादी सीमाएं +100%। सिलास पूरी तरह से दंग रह गया। इस स्तर की तकनीक कहीं भी नहीं थी। यहां तक कि वर्चुअल रियलिटी गेमिंग भी अभी तक प्रोजेक्टेड इमेज के युग में ही अटकी हुई थी। यह आपके दिमाग में सीधे कुछ भेजने के करीब भी नहीं था। दृष्टि की जगह कंप्यूटर चिप का उपयोग करने के मोर्चे पर कुछ सुधार हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी सीमाएं, ये क्या है? सब कुछ समझने की सिलास की इच्छा अलाव की तरह धधक रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे लगभग जिंदा ही खाए जा रही थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई जवाब मिलेगा। मूलभूत सुविधाएं, फसल उत्पादन, गांव का आकर्षण, प्रतिभा निखारना। मूलभूत सीमाएं, क्षेत्र व्यास, निवासी, सैनिक, सहायक गांव सीमा। सिलास स्तब्ध होकर चुप हो गया, प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया के अर्थ से। उसने मेरे मन को पढ़ लिया, उसने मेरे मन को पढ़ लिया और फिर उसी तरह जवाब दिया, यह कैसे संभव है? वह उसी क्षण से जानता था कि वह घर वापस नहीं लौटेगा। उस रात चांद पूर्णिमा पर था, और उसमें हल्का नीलापन भी था जो उसे एक अलौकिक सुंदरता दे रहा था। सिलास उसे देखकर आश्चर्यचकित था, और उसे लगा कि आज उसका एक अलग ही महत्व है। अब वह आसमान में बस एक चट्टान नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण से अलग होकर बंधा हुआ धरती का एक टुकड़ा, बल्कि वह एक सीढ़ी जैसा, या शायद एक विकर्षण जैसा लग रहा था, जो अपनी शानदार रोशनी से उस पार की चीजों को छिपा रहा था। सिलास को लगा कि कोई उसके पास बैठा है। पत्थर की बेंच में काफी जगह थी, हालांकि यह अजीब था कि कोई इतनी देर रात तक जाग रहा होगा। आधी रात से ज्यादा का समय बीत चुका था। वह आमतौर पर एक निश्चित समय पर सोना पसंद करता था ताकि सुबह जल्दी उठ सके। लोग अक्सर नींद को नजरअंदाज कर देते थे, जबकि वह शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर सीरम था। लेकिन चूंकि वह भी सो नहीं पा रहा था, तो कौन कह सकता था कि अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस नहीं होगा? दादाजी, सिलास ने हल्के से कहा। मैग्नस मुस्कुराया। अब तक उसे अपने पोते के कठोर संबोधन की आदत हो चुकी थी। वह सिलास के दिल को किसी और से बेहतर जानता था, इसलिए वह ऐसी छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता था। तुम क्या सोच रहे हो, सिलास? सिलास की नजर चांद से हटती ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह जवाब नहीं दे सकता था, बल्कि इसलिए कि जवाब बहुत लंबा होता, और अंततः वह उस बात तक नहीं पहुंच पाता जिसके बारे में उसके दादाजी बात करना चाहते थे। अंततः सिलास ने कहा, आप बहुत समय से जानते हैं? मैग्नस ने आह भरी। ऐसा लग रहा था मानो वह बूढ़ा और थका हुआ हो, और शायद यह पहली बार था जब उसके दादाजी ने अपनी उम्र का सही एहसास कराया था। लुसियस, मलाकी और एस्ट्रिड के पिता मेरे भाई हैं। यहां लाए गए अन्य परिवारों की तुलना में यह कहा जा सकता है कि हम रक्त के मामले में मुख्य परिवार के सबसे करीब हैं।
आपके पिता, उन्हें उनमें से चौथा होना चाहिए था। उन्हें भी ग्रिमब्लेड की उपाधि मिलनी चाहिए थी। ग्रिमब्लेड? सिलास ने पूछा। हाँ, यह हमारे वंश का नाम है। आधुनिक समाज के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए हमने अपना नाम बदलकर ब्राउन रख लिया। यह शायद कुछ ऐसा है जो वे आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, लेकिन वे पहले ही आप पर काफी कुछ थोप चुके हैं। सिलास ने धीरे से सिर हिलाया। सच कहूं तो अब यह बात मान लेना ज्यादा आसान था। अगर उसके दादाजी ने उसे कुछ दिन पहले बताया होता तो शायद वे उसे अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश करते। ग्रिमब्लेड, यह एक देहाती नाम था और इससे जो भावना उत्पन्न हुई उसे केवल दो ही तरीकों से लिया जा सकता था। या तो आपको लगेगा कि यह एक 5 साल के लड़के की कल्पना है, या फिर यह दबंग और बहादुरी भरा है। सिलास तटस्थ था। इतने साल पहले मेरी ही गलती थी। तुम्हारी दादी से मेरा एक बच्चा हुआ, एक ऐसी औरत जिसे मेरे पिता पसंद नहीं करते थे। मैंने बहुत दबाव झेला और इस गलती की भरपाई के लिए परिवार के लिए बहुत मेहनत की। मैग्नस ने सिर हिलाया। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि मुझे तुम्हारे पिता को 10 साल के लिए अकेला छोड़ना पड़ा, और तुम्हारी दादी के निधन पर मैं उनके साथ नहीं था। सिलास ने अपने दादाजी की बगल की ओर देखा। उसने मैग्नस को पहले कभी रोते नहीं देखा था। अब भी उनके शब्द स्थिर और एकरस थे, लेकिन आंसू उनके चेहरे पर बेकाबू होकर बह रहे थे। कैंसर के लिए? कल्पना कीजिए, मेरी पत्नी, मेरे जीवन का प्यार, ऐसी घृणित बीमारी से मर गई, जबकि उसका पति इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवार से था। जबकि कुछ ही दशकों में ऐसी बीमारी को सिर्फ हाथ हिलाने से ठीक किया जा सकता था। सिलास जानता था कि उसके दादाजी इसी आने वाले आवानित स्वर्गारोहण की बात कर रहे होंगे। वे इसे कहते थे। उनकी दुनिया में कैंसर का इलाज नहीं था, लेकिन इस दुनिया में ऐसा लगता था। मैग्नस ने फिर अपना सिर हिलाया। जब मुझे तुम्हारी दादी की मृत्यु का समाचार मिला तो मैंने परिवार और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को त्याग दिया। मेरे पिता ने मुझे सेड्रिक को परिवार में वापस लाने से मना कर दिया, इसलिए हम अकेले ही आगे बढ़ सके। और तुम्हें कोई नाराजगी नहीं है? सिलास ने पूछा। हाँ, मैग्नस हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा अंधेरा था। मैं किससे नाराज होऊंगा? वो आदमी तो कब का मर चुका है और मैं उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया। अगर मुझे थोड़ी नाराजगी भी होती तो इस परिवार को जीने का एक मौका मिलना चाहिए। जब अपराधी चला गया है तो मैं अपनी तुच्छता को आड़े क्यों आने दूंगा? सिलास ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने दादा की बातें ध्यान से सुन रहा था। ये बातें उसके दिल में बहुत समय से थीं, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। यहां तक कि उसके अपने बेटे ने भी उस पर यकीन नहीं किया। यदि सिलास अपने पिता के नजरिए से देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि ब्राउन परिवार धन और वर्ग के प्रति इस हद तक आसक्त था कि वे अपने वंशजों के विवाहों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करते थे। लेकिन अब जब उसने कांस्य स्तंभ देख लिया था तो मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा था। यह सचमुच जीवन मरण का मामला था, जिसमें पूरी मानव जाति का भाग्य दांव पर लगा था। ग्रिमब्लेड नाम और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके दादा ने इसे वंश कहा था, इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि रक्तवंश भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था और उसके दादा के कार्यों ने शायद इस पर समझौता किया होगा। उस दृष्टिकोण से सब कुछ अधिक उचित था। साइलस ने सांपों के साथ काफी समय बिताया। सुंदर पैटर्न या ज्यादा शक्तिशाली जहर के लिए उनका सावधानीपूर्वक प्रजनन करना सिर्फ उनका ही शौक नहीं था, बल्कि कई अन्य सरीसृप प्रेमी और वैज्ञानिक भी इसमें शामिल थे। यदि इस नई दुनिया में भी रक्तवंश का मामला इतना महत्वपूर्ण हो गया, और वह भी बहुत बड़े पैमाने पर, तो वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके कि उनके पूर्वजों ने नस्ल को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए थे, वे सब व्यर्थ हो गए। लेकिन क्या यह आम बात नहीं थी? ताकतवर लोग कमजोरों को सांकेतिक इशारे करके सारी शक्ति अपने पास जमा कर लेते थे। खैर, इस बूढ़े ने तो अपनी भड़ास निकाल ही ली है। मैग्नस ने सिलास का कंधा थपथपाया। मैं तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुमसे कांसे के स्तंभ के बारे में बात करना चाहता हूं। तुम बहुत तेज हो, मुझे यकीन है तुम्हें पहले ही समझ आ गया होगा। क्या केवल एक ही है? सिलास ने समाप्त किया।
मैग्नस की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, उसकी नम आंखें गर्व से चमक उठीं। वह अपने परिवार से बेहद प्यार करता था और उसका यह पोता उसे हमेशा प्रभावित करता था। सच में सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही नगरस्वामी होगा और चुनाव सिर्फ उन तीनों में से ही होगा। अगर मैंने इतने साल पहले वह गलती न भी की होती तो भी इस मौके के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पिता को मिलता। सिलास ने सिर हिलाया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। टेरानोवा के संयुक्त गठबंधन के अध्यक्ष की न्यूनतम कट ऑफ आयु 35 वर्ष थी। विज्ञान के अनुसार सिलास के मस्तिष्क का विकास अभी हाल ही में रुका था और उन्हें अभी जीवन का पर्याप्त अनुभव भी नहीं था। इसके अलावा इतनी कम उम्र में स्थायी प्रोफेसर होने के बावजूद 3 अरबतियों की तुलना में यह क्या था? यदि ब्राउन्स के पास केवल एक सिटी स्टेल होता और वे किसी पर अपनी उम्मीदें लगाते, भले ही वह उनके निकटतम परिवार का कोई सदस्य न होता, तो वह निश्चित रूप से सिलास जितना युवा नहीं होता। मैग्नस हंसा। वह जानता था कि उसके पोते में बहुत आत्मगौरव है, यह उसके खुद के प्रति सख्त रवैये और अनुशासन में झलकता था। लेकिन वह बेहद तार्किक भी था। वह ऐसी किसी बात पर नाराज नहीं होता, हालांकि मैग्नस जानता था कि सिलास के दिमाग में इस समय बस एक ही विचार चल रहा है। मैं निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प हूं। मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि परिवार की क्या योजनाएं हैं और आप खुद चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अकेले ही चले जाते हैं तो मुझे यकीन है कि आप इसके परिणामों को समझ सकते हैं। यह जीवन और मृत्यु का मामला है, इसलिए मतभेद की सजा अनुपातिक होगी। सिलास ने सिर हिलाया। अगर सिलास ने खुद को हुनरमंद साबित भी कर दिया तो भी परिवार यही चाहेगा कि वह उनके अधीन रहे और उनकी मदद करे। अगर वह अपनी कोशिशें कहीं और लगाए तो यह उनके खिलाफ जाने के बराबर होगा। सिटी स्टेल एसेंशन दायरे की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इनमें से सबसे आम को असल में कॉमन सिटी स्टेल कहा जाता है। 99% से ज्यादा शहर ऐसे ही होंगे। क्या यही बफर्स का कारण है? सिलास ने पूछा। हाँ, कांस्य सिटी स्टेल एक अपग्रेड है, इसलिए इसे प्रति स्तर अधिक क्षेत्र, अधिक निवासी आदि प्राप्त होते हैं। हालांकि एक हासिल करने के लिए प्रयास अत्यधिक और भारी है। ग्रिमब्लिड वंश के लिए कांस्य ग्रेड में से एक हासिल करने के लिए यह एक बलिदान की आवश्यकता थी जो वे तब तक करने को तैयार नहीं थे जब तक कि यह पहले से ही स्पष्ट न हो कि हम अपने छठे प्रयास में विफल हो जाएंगे। इन शब्दों पर सिलास की भौहें थोड़ी सी उठ गईं और उसके दादा ने जवाब में सिर हिलाया। हमने हजारों योद्धाओं को खो दिया और वंश लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन यह सब सार्थक था क्योंकि विलुप्ति की घटना वैसे भी आ रही थी। या तो हम जोखिम उठाते या फिर हमें दफना दिया जाता। इन शब्दों से तथा इस स्तर के त्याग से यह स्पष्ट था कि ब्राउन्स या ग्रिमब्लिड्स इस सिटी स्टेल को सिलास जैसे अपेक्षाकृत बाहरी व्यक्ति को कभी नहीं दे सकते थे। उन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया था। शीघ्र ही सम्मिलित आरोहण शुरू होगा और यह वह अवधि होगी जिसका उपयोग परिवार यह मूल्यांकन करने के लिए करेगा कि तीनों में से कौन नगर स्वामी बनने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यह अवधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके शहर का स्थान किसी भी अन्य चीज की तरह ही महत्वपूर्ण है। दुनिया बदलती है? सिलास ने पूछा। मैग्नस हंसा। एक बार फिर उसके पोते ने सही बात कही थी। हाँ, आरोही क्षेत्र हर बार यादृच्छिक होता है। भूभाग, पारिस्थितिकी तंत्र, यहां तक कि खतरे भी हमेशा पूरी तरह से अलग होते हैं। अगर वे अलग न भी होते तो भी एक व्यापक मानचित्र का अस्तित्व बनाना बहुत मुश्किल होता। तो फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सिलास ने पूछा। मैग्नस कड़वाहट से मुस्कुराया। नहीं, सिलास, मैं तुम्हें कोई मजबूरी में नहीं डाल रहा हूं। मुझे लगता है कि यही वो चुनाव है जो तुम करना चाहोगी और मैं तुम्हें ऐसा करने का आशीर्वाद दे रहा हूं। अगर और सिर्फ अगर तुम ऐसा करना चाहो। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसका कितना श्रेय ले सकती हूं, लेकिन वह महत्वाकांक्षी नहीं है। वह परिवार की योजनाओं का पालन करने में संतुष्ट रहेंगे। तुम्हारी माँ एक अच्छी महिला हैं और वह हमेशा उनका साथ देंगी। छोटा बच्चा अभी बहुत छोटा है और जब तक सेड्रिक और इसोल्डे की सहमति नहीं होगी, तब तक उसे बुलाने वालों में शामिल भी नहीं किया जाएगा
और तुम जानते हो कि वे ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिता महत्वाकांक्षी नहीं हैं, सिलास ने हल्के से कहा, बल्कि ऐसा है कि उनके पास महत्वाकांक्षी होने का कोई कारण नहीं है। वे आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं और यह एक अच्छा गुण है। मैग्नस सहमत था, लेकिन इस दुनिया में वास्तव में कोई अंतर नहीं था। अगर सेड्रिक को महत्वाकांक्षी बनने के लिए किसी ट्रिगर की जरूरत होती तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती। किसी भी तरह, मैं जो कहना चाह रहा हूं, सिलास, वो ये है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और तुम्हारे माता पिता में वो चरित्र नहीं है जो जरूरी है। हालांकि बहुत जल्द उम्र कोई मायने नहीं रखेगी, लेकिन उस समय तक बहुत कुछ नतीजा तय हो चुका होगा और चीजें तय करने की बारी मेरी नहीं होगी। आपको यह जानने के लिए इस आगामी बफर अवधि का उपयोग करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। सिलास ने ध्यानपूर्वक सुना और वह और उसके दादा देर रात तक बातें करते रहे। दिन तेजी से बीतते गए। हर दिन एक नई बैठक होती और परिवार के सदस्यों को जानकारी दी जाती और तैयार किया जाता। हालांकि आखिरी दिन तक सभी को यह पता नहीं चला कि वे जो करने जा रहे थे वह कितना भारी था। यह मामला न तो कोई मजाक था, न ही कोई खेल। यह पृथ्वी ग्रह को बचाने का उनका आखिरी मौका था और जोखिम भी उतना ही था। इन दिनों परिवार उन्हें ट्रेनिंग नहीं देता था। यह बेकार था। जिसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं, वह सिर्फ एक हफ्ते में क्या प्रगति कर सकता है। सिलास भी जानता था कि यह उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह ज्यादा से ज्यादा एक शौकिया मुक्केबाज था, और वह भी तब जब वह खुद के प्रति उदार था। उसके पक्ष में बस उसकी एथलेटिक कदकाठी और अच्छी सहनशक्ति थी। सिलास को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उन्हें पहले ही क्यों नहीं बुला लिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उन्होंने तो पहले ही बुला लिया था। उन्होंने इस मामले में जितना संभव था उतना संसाधन खर्च कर दिया था। ग्रिमब्लेड के शाखा परिवारों के सदस्य ज्यादातर तैयार नहीं थे, लेकिन क्या लूसियस, मलाकी और एस्ट्रिड के बारे में भी यही सच था? उनके सीधे अधीनस्थों का क्या? यह एक स्पष्ट विभाजन रेखा थी। उन्हें वापस बुलाना उनके प्रशासन को उन बुद्धिमान लोगों से मजबूत करने के अलावा और कुछ नहीं था जो वापस लौटने के बारे में जानते थे। आज रात लूसियस ग्रिमब्लेड ने शुरू किया, तुम्हें 2 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प एथर प्लेन में प्रवेश करना होगा और दूसरा यहीं रहना होगा। अगर तुम पहला विकल्प चुनते हो तो तुम्हें एक परीक्षण दुनिया में फेंक दिया जाएगा, जहां तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं है और तुम्हारे मरने की संभावना 90% से भी ज्यादा है। अगर तुम दूसरा विकल्प चुनते हो तो तुम इस मौके को गवा दोगे और तुम्हारे पास आगे चलकर एक और विकल्प होगा कि तुम किसी नगरस्वामी के अधीन हो जाओ। ग्रिमब्लेड परिवार आपके लिए यह चुनाव नहीं करेगा। आप चाहे जो भी चुनाव करें, हम एक ही परिवार और एक ही विचार के होंगे। ये आखिरी बातें हैं जो हमें आपको समझानी है। बाकी बातें तो यह हैं कि एक बार स्वर्गारोहण शुरू हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम निलंबित हुए। लूसियस के शब्द एस्ट्रिड के शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थे और वह अक्सर एक सख्त सार्जेंट की तरह बोलता था। उसके शब्दों में उसके इरादे पहले से ही इतने गहरे थे कि उसे कुछ और स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। यह स्पष्ट था कि ग्रिमब्लेड परिवार चाहता था कि वे दूसरा विकल्प चुने। सिलास बिस्तर पर लेटा छत की ओर देख रहा था। उसने अनजाने में अपने फोन पर नजर डाली, मिस्ड कॉल्स और अनखोले ईमेल्स की झड़ी लगा दी, जो आमतौर पर उसे बेचैनी से भर देते। लेकिन अभी वह शांत था। भले ही उसने अपने माता पिता से, अपनी छोटी बहन से झूठ बोला था, भले ही वह जानता था कि दूसरी ओर मौत उसका इंतजार कर रही है, फिर भी वह शांत था। अपने जीवन में पहली बार वह मूर्खतापूर्ण, अतार्किक निर्णय लेने जा रहा था। उसके पास कोई युद्ध अनुभव नहीं था, कोई छिपा हुआ कौशल नहीं था, उसके सिर में एक नाजुक मस्तिष्क के अलावा कुछ भी नहीं था। किसी कारणवश उसके दादाजी को पता था कि वह यह चुनाव करेगा, और संभवतः वह अकेला ऐसा व्यक्ति था। उसके माता पिता को इतना भरोसा था कि वह जवानी की बेबाकी के बजाय तर्क को चुनेगा कि उन्होंने इस बारे में उससे एक सामान्य बातचीत से ज्यादा कुछ करने की जहमत भी नहीं उठाई। मजेदार बात यह थी कि इस मामले में उसकी छोटी बहन उसके दादा के ज्यादा करीब थी, और उसे कई बार यकीन दिलाना पड़ा कि वह हरगिज नहीं जाएगा। लेकिन वह जाएगा। उसे जाना ही होगा। उसमें कोई रक्षक होने का भाव नहीं था, न ही उसे किसी और के द्वारा इतनी बुरी तरह शासित होने के विचार से घृणा थी।
अकादमिक क्षेत्र में वर्षों बिताने के बाद उसे नियमों का पालन करने की आदत हो गई थी, चाहे वे कितने भी हास्यास्पद क्यों न हों। उसमें एक सैनिक जैसा अनुशासन था। नहीं, वह इसलिए जा रहा था क्योंकि वह जाना चाहता था, क्योंकि इस विचार ने उसे उत्साह से भर दिया था और उसके रक्त में वह शीतलता और गर्मी भर दी थी जो उसकी उम्र के एक युवा में होनी चाहिए। टिक टिक। दीवार पर लगी घड़ी धीमी होने लगी और फिर एक चमकदार नीली रोशनी पूरी पृथ्वी पर छा गई। अगर कोई चंद्रमा से इस बदलाव को देखे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई लेजर किरण अचानक उनसे टकराकर उनकी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। और फिर वो शब्द उसके मन में एक बार फिर उभर आए। दूसरी बार उन्हें अनुभव करते हुए वो बहुत ही अवास्तविक लगा। ये निश्चित रूप से सिर्फ उसके दिमाग में था और फिर भी खुली आंखों से ऐसा लगा जैसे वो हकीकत में रच-बस गया हो। आरोहण आरंभ का आह्वान। बुलाया गया, सिलास ग्रिम्ब्लेड। परीक्षण आरोहण में प्रवेश करें। हाँ नहीं। सिलास के होंठ मुड़ गए। उन्होंने इसे बहुत अच्छा बना दिया। आमतौर पर परीक्षण को आसान संस्करण माना जाता था, जिसमें प्रशिक्षण पहिए लगे होते थे। लेकिन यह बिल्कुल विपरीत था। परीक्षण आरोहण में दुनिया से सभी बुनियादी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक समय से बहुत पहले पृथ्वी से छीन ली गई थी। इस परीक्षण आरोहण के समापन के बाद कई उपयोगी चीजें जोड़ी जाएंगी, जैसे कि सिस्टम सिटीज, जहां चीजों को सुविधाजनक रूप से खरीदा और व्यापार किया जा सकेगा। ये सभी मतभेद ग्रिम्ब्लेड्स द्वारा उसके दिमाग में डाल दिए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह चुनाव न करे जो वह करने वाला था। सिलास मुस्कुराया, अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मुझे यकीन है कि मैं सबसे पहले कुछ दिलचस्प देखूंगा। हाँ। सिलास गायब हो गया। लेकिन पृथ्वी समय में जमी रही, एक ऐसी स्थिति जिसमें यह तब तक बनी रहेगी जब तक कि परीक्षण आरोहण पूरा नहीं हो जाता। सिलास श्वेत रंग की दुनिया में प्रकट हुआ। वह घबराया नहीं, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि यह जगह क्या है। हालांकि ट्रेनिंग एसेंशन में कोई ट्रेनिंग व्हील्स नहीं थे, फिर भी यह आपको शार्क के लिए चारे की तरह बाहर नहीं फेंकता था। वह जानता था कि उसका चुनाव बेवकूफी भरा था, लेकिन उसे कोई झटका भी नहीं लगा था। अगर यह मौका न होता, तो चाहे वह इस संभावना से कितना भी उत्साहित क्यों न होता, वह वहां नहीं आता। उसके सामने एक स्क्रीन चमक उठी। नाम, सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति, मानव, स्त्री। संबद्धता, ग्रिम्ब्लेड वंश। कक्षा, खाली। स्तर, 0। शीर्षक, शारीरिक, 7। शक्ति, 5। संविधान, 5। निपुणता, 10। गति, 8। मानसिक, 6। खुफिया, 5। बुद्धि, 10। करिश्मा, 2। विल, 10। भाग्य, 1। कौशल, समझ। जीन अवस्था, कठोर। खंडित जीन, ग्रिम्ब्लेड वंश, F। सामान्य जीन। कांस्य जीन। सिल्वर जीन्स। गोल्ड जीन। पौराणिक जीन। जीन प्रतिभाएं, ब्लेड ऑरा, उत्परिवर्तित, कमजोर। सिलास ने इस स्क्रीन की हर लाइन का विश्लेषण किया। यही एकमात्र जगह थी जहां वह शांति से ऐसा कर सकता था। कुछ समय के लिए यह उसका आखिरी मौका था। अपने आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने जो जानकारी इस्तेमाल की, वह ज्यादातर सीधे उनके दादा से आई थी, क्योंकि ग्रिम्ब्लेड्स ने ज्यादातर समय उन्हें यह सिखाने में बिताया कि दूसरी तरफ की दुनिया कितनी खतरनाक थी। एक बात तो यह है कि इस आरोही क्षेत्र के आंकड़े शक्ति के वस्तुनिष्ठ मापदंड नहीं थे, बल्कि सापेक्ष आंकड़े थे। 10 मानवता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था और एक सबसे निचले स्तर का। मूलतः सिलास के किसी भी आंकड़े में 10 उसे 99वें परसेंटाइल में रखता था। औसतन, एक अंक के नुकसान पर आप लगभग 10 परसेंटाइल अंक नीचे गिर जाते थे। यह परीक्षण की अवधि के लिए एक नया मानक बन जाएगा, और यह एक पैमाना भी होगा जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आसपास के जीव कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि, कुछ अपवाद भी थे, जिनमें बुद्धि, करिश्मा, इच्छाशक्ति और भाग्य मुख्य रूप से दोषी थे। उनके दादा के अनुसार, ये एकमात्र वस्तुनिष्ठ आंकड़े थे।
बुद्धिमत्ता शब्द की सामान्य परिभाषा से संबंधित नहीं थी, बल्कि इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस विशेष ऊर्जा के प्रवाह को अनुमति देने की क्षमता से था जिसे उसके दादाजी एथर कहते थे। यह क्षमता मुख्यतः आपकी जाति और आपके जीन द्वारा निर्धारित होती थी। इस अर्थ में मानव जाति मध्यम मार्ग पर थी और ग्रिमब्लेड वंश के जीन ने इसमें कोई मदद नहीं की। खैर, तकनीकी तौर पर ग्रिमब्लेड वंश ने मदद की। समस्या यह थी कि यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि इस आंकड़े को और बढ़ा सके, खासकर सिलास के कमजोर संस्करण के लिए नहीं। आखिरकार, वह शुद्धतम ग्रिमब्लेड वंश से 2 पीढ़ियों दूर था। करिश्मा भी ऐसा ही था और नस्ल और जीन पर निर्भर करता था। यह रूपरंग या मीठी मीठी बातों का मामला नहीं था, बल्कि यह था कि कोई अपनी इच्छा को दूसरे पर कितनी अच्छी तरह थोप सकता है। सिलास में स्पष्टतः प्रबल इच्छा शक्ति थी, लेकिन वह इसे दूसरों पर कम से कम किसी विशेष प्रभाव के साथ लागू नहीं कर सकता था। उसके पास ऐसा करने के तरीके नहीं थे। विल उन आंकड़ों में से पहला था जिसके बारे में सिलास ने सोचा था और जिसका असल मतलब वही था जो वह कहता था। यह किसी व्यक्ति की दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता को दर्शाता था। फिलहाल, सिलास को समझ नहीं आ रहा था कि इस आंकड़े को सूचीबद्ध करने की क्या जरूरत थी। यह दूसरे आंकड़ों जितना प्रासंगिक नहीं लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि आखिरकार उसे पता चल ही जाएगा। आखिर में, किस्मत थी। यह एकमात्र ऐसा आंकड़ा था जो 1 से शुरू होता था, चाहे आप कोई भी हों, किसी भी जाति से हों, या आपके जीन कोई भी हों। हालांकि, यह वह आंकड़ा था जिसे सुधारना सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण था। सिलास ने सूची को स्कैन करना जारी रखा। शारीरिक आंकड़े सीधे थे, जिसमें शक्ति का अर्थ शक्ति, संविधान का अर्थ स्थायित्व, निपुणता का अर्थ लचीलापन और गति का अर्थ गति था। मानसिक आंकड़ों में अंतिम, बुद्धि, वह था जो उसकी बुद्धि लक्ष्य, उसके मस्तिष्क के लचीलेपन, नई चीजें सीखने और अनुकूलन करने की उसकी क्षमता, साथ ही उसके ईक्यू पर केंद्रित था। स्क्रीन पर वास्तव में केवल 2 अन्य दिलचस्प चीजें थीं, पहली उनकी संबद्धता और दूसरी उनकी जीन प्रतिभा। यह तथ्य कि उसकी संबद्धता में पहले से ही ग्रिमब्लेड वंश लिखा हुआ था, कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसके दादा ने उसे चेतावनी दी थी। सामान्यतः, डिफ़ॉल्ट रूप से, उसे असंबद्ध होना चाहिए। चूंकि उसका कोई संबद्ध था, इसका मतलब था कि संबद्धता का प्रमुख उस पर और उसकी स्थिति पर नजर रख सकता था। अच्छी खबर यह थी कि शहर की स्थापना से पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था, और उनके पास इस संबद्धता को त्यागने का समय होगा। हालांकि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी संबद्धता छोड़ने से स्टेट स्क्रीन पर एक छिपी हुई लाइन सक्रिय हो जाती जिससे उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती। उसके दादाजी को इससे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें इसके बारे में चेतावनी दी गई थी। इसके बाद, उसकी जीन प्रतिभा की बारी थी। जैसी कि उम्मीद थी, वह उत्परिवर्तित और कमजोर दोनों थी। धराशायी रेखा इसलिए थी क्योंकि वह ग्रेड के लायक भी नहीं थी। ग्रेड से आगे क्या था, इस बारे में सिलास को कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, उसके दादा ने भी उसे इस बारे में चेतावनी दी थी। मैग्नस का एक बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसे उसके पिता पसंद नहीं करते थे। और फिर, सिलास के पिता का उसकी मां से भी एक बच्चा हुआ, जो शायद ग्रिमब्लेड्स को भी पसंद नहीं आई होगी। इसे एक छोटा सा चमत्कार ही कहा जा सकता है कि सिलास में भी इस जीन प्रतिभा का कुछ अंश मौजूद था। सिलास ने इन बातों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और फिर अपने सामने तैरती 3 चीजों की ओर देखा। यही असली वजह थी कि वह इस सफेद दुनिया में था। वह पहले से ही जानता था कि वे क्या थीं। पहला विकल्प अपनी पसंद का हथियार चुनने का था, दूसरा विकल्प अपने जीन से संबंधित था, और अंतिम विकल्प कॉमन सिटी स्टेल का था। बिना किसी हिचकिचाहट के, सिलास ने 3 विकल्पों में से दूसरा विकल्प चुना और उसने महसूस किया कि कुछ उसके शरीर में घुस रहा है। यह विकल्प किसी नई जीन टैलेंट या जीन अपग्रेड के लिए नहीं था, बल्कि यह उसकी जीन अवस्था को बदल देगा। उनके दादाजी के अनुसार, यह उनकी जीन अवस्था बदलने का सबसे आसान तरीका होगा। फिर कभी इतनी अच्छी चीज इतनी आसानी से हासिल नहीं होगी। जीन अवस्था शरीर में नए जीनों को ग्रहण करने की व्यक्ति की क्षमता को दर्शाती थी। यह अवस्था जितनी कमजोर होती, जीनों को अवशोषित करना और मौजूदा जीनों में परिवर्तन करना उतना ही कठिन होता। कठोर, अनमय, भंगुर, मुलायम, लचीला,
आघातवधनीय, अव्यवस्थित और अंत में मुक्त। ये उपलब्ध जीन अवस्थाएं थीं। रिगिड में आपके लिए अपने जीन के बारे में कुछ भी बदलना असंभव था, चाहे आपके पास कितने भी अवसर क्यों न हो। फ्री में आपका शरीर व्यावहारिक रूप से आपके हाथों में मिट्टी की तरह था, जो बदलने और आपकी इच्छाओं के अनुसार ढालने के लिए तैयार था। यह जीन अवस्था बढ़ाने वाला पदार्थ उसे 1 हफ्ते तक मृदु जीन अवस्था में रहने की अनुमति देगा, उसके बाद वह समाप्त हो जाएगा। उस अवस्था में उसके द्वारा अवशोषित किए गए किसी भी जीन के सफल होने की 50% संभावना होगी। अब सवाल यह था कि क्या वह किसी पर अपना हाथ रख पाएगा। सिलास को एक बार फिर अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई और जल्द ही उसके चारों ओर की दुनिया ने आकार ले लिया। यह एक घना और नम जंगल था। चारों तरफ घनी वनस्पतियां थीं और ऊपर आसमान से सूरज को जमीन तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। सिलास को यह बात जरा भी संतुष्टि से स्वीकार नहीं हुई। अगर वह बिना किसी आड़ वाली जगह पर पैदा हुआ होता तो उसके मरने की संभावना कहीं ज्यादा होती। उसने नीचे देखा और पाया कि उसने हल्के भूरे रंग का एक सस्ता सा, पतले सूती कपड़े का सेट पहना हुआ था। पैरों में जूते साफ तौर पर गायब थे, जिससे गीली मिट्टी उसके मन को खासा चुभ रही थी, और उसने और कुछ खास पहना भी नहीं था। उनके दादाजी के अनुसार स्पॉन पॉइंट के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बड़ा शिकारी नहीं होना चाहिए। बेशक, जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, इन शिकारियों पर इन नियमों का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसलिए सावधानी ही खेल का नाम था। हथियार। यह पहली बात थी जो सिलास के दिमाग में आई। उसके दादाजी ने उसे 3 विकल्पों में से कौन सा चुनना है, यह नहीं बताया था। काफी सोच विचार के बाद ही उसने वह विकल्प चुना जो उसके सामने था। यह सबसे जोखिम भरा था, लेकिन इसमें विकास की सबसे ज्यादा संभावना भी थी। अगर उसने सिटी स्टेल को चुना होता तो उसे अपनी ओर से लड़ने के लिए मुफ्त योद्धा मिल जाते। हथियार का फायदा भी साफ था। कहा जा सकता है कि यही एकमात्र विकल्प था जिससे उसे अपनी रक्षा का कोई तरीका नहीं मिलता था। सिलास ने जमीन का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। उसे इस बफर का फायदा उठाकर देखना था कि क्या उसे कोई उपयोगी जगह मिल सकती है। पानी, आश्रय, एक प्राकृतिक किला, ये सभी चीजें उसके दिमाग में थीं जब वह आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा वह उन संभावित चिन्हों पर भी ध्यान दे रहा था जो क्षेत्र को दर्शाते थे। पंजों के निशान, पैरों के निशान, गोबर, कुछ भी जिस पर वह ध्यान दे सकता था। रास्ते में सिलास ने 2 पत्थर उठाए। उसने अपनी बाहों को मोड़कर पूरी ताकत से उन्हें आपस में तब तक टकराया जब तक कि वे टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए, अपनी कलाई के दर्द को नजरअंदाज करते हुए। उसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनमें से वह उठाया जो उसकी हथेली में अच्छी तरह से फिट हो गया और जिसका किनारा भी अच्छा था। वह भाग्यशाली था कि आसपास कोई जानवर नहीं था और यह वर्षा वन शोर को दबाने के लिए एक उत्कृष्ट साधन था, अन्यथा वह शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। बहता पानी। सिलास के कानों ने इसे सुना और उसने उस दिशा में देखा। वह नीचे झुका और एक घनी झाड़ी पर झुककर खुले मैदान का नजारा देखने लगा। वह लगभग 200 मीटर की दूरी तय कर चुका था। वहां कोई भी जीव नजर नहीं आया, कम से कम तत्काल तो नहीं। कुछ सेकंड बाद सिलास को अपने दिल की धड़कन धीमी महसूस हुई क्योंकि एक बड़ा एल्क दिखाई दिया। वह एल्क कम से कम 2 मीटर लंबा है। यह एक विलुप्त प्रजाति होनी चाहिए। मानसिक लक्ष्य से आगे। विश्लेषण सफल। आयरिश एल्क F। स्तर 0। शारीरिक 14। मानसिक 0। विल 3। सिलास एक डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त जैव रसायनज्ञ थे, लेकिन उन्हें विलुप्त हो चुकी सभी प्रजातियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि एल्क का शरीर इतना बड़ा और सींग इतने विशाल नहीं होते। फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके दादा के अनुसार ट्रायल एसेंशन अन्य दुनिया के प्राणियों को उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि पृथ्वी से ही एकत्रित किए गए प्राणियों को उत्पन्न करेगा, चाहे वे विलुप्त हों या अन्यथा। यह देखते हुए कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की संख्या अब भी जीवित प्रजातियों की संख्या से कहीं अधिक थी, सिलास को मिले लगभग सभी जीव प्रथम संख्या में होने चाहिए। 0 की मानसिकता। सिलास छिपा रहा और लगातार निगरानी करता रहा।
उसके सामने पानी का वह हिस्सा लगभग 30 मीटर चौड़ी एक झील थी। उससे जुड़ी एक धारा थी जो जंगल से होकर एक नदी में बदल जाती थी, लेकिन यही वह मुख्य जलाशय होना चाहिए था जहां ये जीव पानी पीते थे। सिलास ने इसे अपने मन में नोट कर लिया और एल्क के समाप्त होते ही उसका पीछा करने लगा। शून्य का मानस होने का मतलब था कि एल्क एथर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे वे ट्रायल एसेंशन में आगे बढ़ते गए, यह स्थिति बदलती गई और ये जीव और भी खतरनाक होते गए। इसका भौतिक स्तर आश्चर्यजनक रूप से सिलास से कहीं आगे था, बल्कि 2 गुना। आंकड़े मानव स्तर के अनुरूप थे, इसलिए यह बताना आसान था कि औसत मानव की तुलना में एक असंवर्धित प्राणी भी कितना अधिक शक्तिशाली था। सिलास धैर्यवान था। हालांकि 1 हफ्ते की समय सीमा उसके सिर के ऊपर से गुजर रही थी, फिर भी वह जानता था कि जल्दबाजी करने पर उसकी जान जा सकती है। वह एल्क के पीछे काफी दूर तक चला और कई बार उसे अपनी नजरों से ओझल कर पाया। इसके बजाय उसने उसके खुरों के निशानों पर ध्यान केंद्रित किया और सावधानी को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए रखी। एल्क ऐसे जीव थे जिनके बारे में वह कुछ समझ नहीं पाया था। चूंकि यह नर था, इसलिए शायद अकेले ही सोता होगा। उसे बस मौके का इंतजार करना था और उम्मीद करनी थी कि कोई और जीव उसके साथ कोई दखलंदाजी न करे। खुशकिस्मती से ऐसा लग रहा था कि इस एल्क का आसपास के इलाके पर एक मजबूत दबदबा था। वह इधर उधर घूमता रहता, इधर उधर की वनस्पतियां खाता, बीच बीच में अपने गोबर से अपने इलाके को चिह्नित करता और हर जगह अपनी धाक जमाता। सिलास को तो मानो बोरियत से मर जाना चाहिए था। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की दुनिया में जन्मे और पले बड़े होने के कारण ऐसे प्राणी का पीछा करना, जिसकी इतनी समझ ही नहीं कि यह सिस्टम भी उसे समझ सके, थका देने वाला रहा होगा। फिर भी ऐसी जगह जहां एक बार भी ढिलाई बरतने पर उसकी जान जा सकती थी, वह किसी तरह पूरी तरह से केंद्रित रहने में कामयाब रहा। वह न केवल एल्क के पीछे पीछे चलता रहा, बल्कि अपने आसपास के वातावरण पर भी लगातार नजर रखता रहा, यहां तक कि वह उन सभी प्राणियों से भी सावधानीपूर्वक बचता रहा जो दुर्भाग्यवश एल्क के काफी करीब आ जाते थे। घंटियां बीतती गईं और उनका धैर्य नहीं डगमगाया, यहां तक कि सूर्य अस्त होने लगा और अंधेरा छाने लगा। शीर्षक अनलॉक। शीर्षक: एक धैर्यवान पीछा करने वाला। आपने अद्भुत इच्छा शक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया है। +1 विल, +1 निपुणता। संबंधित जीनों को अवशोषित करने में +10% सफलता। नाम: सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति: मानव, स्त्री। शारीरिक: 7। शक्ति: 5। संविधान: 5। निपुणता: 11। गति: 8। मानसिक: 6। खुफिया: 5। बुद्धि: 10। करिश्मा: 2। विल: 11। भाग्य: 1। सिलास की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने दिमाग को सचेत करने वाली सूचना देखी। उसे लगा कि अगर ऐसा हुआ तो यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है, खासकर ऐसी स्थिति में जहां उसे अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी, लेकिन फिलहाल वह बस ऐसे ही काम चला सकता था। शीर्षक प्रणाली कुछ और थी जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। सामान्यतः किसी उपाधि की दुर्लभता उसके द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के प्रकार से तय की जा सकती है। यह तथ्य कि यह उपाधि जीनों को अवशोषित करने की संभावना को भी बढ़ा सकती है, भले ही वह केवल एक विशिष्ट प्रकार के जीन ही क्यों न हो, इसका अर्थ था कि यह दुर्लभ श्रेणी में थी। दिलचस्प बात यह है कि जो शीर्षक शारीरिक या मानसिक जैसे समग्र आंकड़ों के बजाय निपुणता जैसे छिपे हुए आंकड़ों को बढ़ावा देते थे, वे अधिक सामान्य थे। यह तथ्य कि यह शीर्षक दोनों ही मामलों में सही था, सिलास को यह बता देता है कि भविष्य में उसे कई बातों पर विचार करना होगा। उसे यह अजीब लगा कि उपाधियां ग्रेड के साथ नहीं आतीं, जबकि बाकी सब चीजें ग्रेड के साथ आती थीं, लेकिन उसने इसे सहजता से लिया। आखिरकार उसे अभी और भी चीजों पर ध्यान देना था। रात हो गई, लेकिन शाम होने तक एल्क को सोने के लिए जगह मिल चुकी थी। यह अजीब है, सिलास ने मन ही मन सोचा। सोने का तरीका बहुत ही मानवीय था। ज्यादातर जानवर इंसानों जैसी सामान्य नींद के पैटर्न में नहीं आते। सिलास एल्क के नींद के पैटर्न के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था,
लेकिन उसे लगा कि इस समय उसका आराम करना अजीब बात है। एल्क के सो जाने के बाद भी सिलास इंतजार करता रहा। लगभग चौथाई घंटे बाद उसने कुछ दिलचस्प देखा। आसमान से एक ऊर्जा बरस रही थी जो एल्क की स्थिर सांसों की लय से मेल खा रही थी। ईथर, सिलास ने 2 और 2 जोड़ते हुए निष्कर्ष निकाला। यह एल्क उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहा था, उसकी बुद्धि एक सामान्य जानवर जितनी ही थी। उसके लिए उसे जाल में फंसाना नामुमकिन था। बल्कि ऐसा लगता था कि इस व्यवस्था ने इन जानवरों को असामान्य दिनचर्या में धकेल दिया होगा ताकि सोते समय भी उनका विकास हो सके। इस तरह हर दिन वे और मजबूत होते जाते। अभी नहीं तो कभी नहीं। सिलास ने कभी भी कोई निर्णय लेने में संकोच नहीं किया, विशेषकर तब जब निर्णय लेने में बहुत अधिक जोखिम हो। एल्क ने उसके लिए सारा भारी काम कर दिया था। यह इलाका इस घने जंगल में जितना एकांत हो सकता था, उतना ही एकांत था। अगर वह एल्क के पहले विकसित होने का इंतजार करता, तो उसे नहीं पता था कि उसकी योजना कामयाब होगी या नहीं। रात के गहरे अंधेरे में कुछ भी देखना लगभग नामुमकिन था। दिन में सूरज भी घने पत्तों के बीच मुश्किल से ही पहुंच पाता था, चांद तो अब और भी कम दिखाई देता था। हालांकि एथर की हल्की हल्की ही सही, सिलास के लिए यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि वह कहाँ जा रहा है। और यह तथ्य कि उसने दिन में भी इस क्षेत्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया था, उसे इस संभावित स्थिति के लिए तैयार कर रहा था। वह तुरंत हरकत में आया और एल्क के पीछे आ गया। उसने अंदाजा लगाया कि अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज की, तो भी एल्क के बीच में जागने की संभावना लगभग न के बराबर थी। फिर भी वह जितना हो सके चुपके से सोते हुए प्राणी के पीछे से दौड़ता हुआ अंदर आया। उस पल उसके अंदर कुछ हलचल हुई। यह वह चीज थी जिसे उसने दिन भर चुपके से परखा था, उसका ब्लेड और अजीम टैलेंट। जब वह एल्क की पीठ पर कूदा और उसी समय उसकी खोपड़ी की ओर झपटा, तो उसके हाथ में पकड़े पत्थर में किसी विशेष चीज की हल्की सी झंझनाहट हुई। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। निपुणता एक ऐसा आंकड़ा था जो न केवल किसी व्यक्ति के लचीलेपन को, बल्कि यह भी तय करता था कि वह अपनी शक्ति और गति का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। एल्क के सींग बड़े थे और वे बेहतरीन आड़ प्रदान करते थे, हालांकि अपनी पूरी ताकत से झूलते हुए भी सिलास का पत्थर एक छोटे से अंतराल से रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा और जोर से नीचे की ओर गिरा। दर्द की धड़कन ने एल्क को जगा दिया। एक चीख गूंजी जो गाय की रंभाहट और व्हेल की दहाड़ के मिश्रण जैसी लग रही थी। सिलास ने भौहें चढ़ाई। उसकी योजना एक ही वार में उसे खत्म करने की थी। उसका ब्लेड ऑरा एक सच्चे ग्रिम ब्लेड से कमजोर हो सकता था, और उसका हथियार शायद हथियार ही न माना जाए, लेकिन इतना काफी होना चाहिए था। ईथर। यही एकमात्र निष्कर्ष था जो समझ में आता था। हालांकि विकास अधूरा था, फिर भी इसका प्रभाव पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका था। सिलास ने अपनी जांघों को एल्क की पीठ से कसकर बांध लिया और अपने खाली हाथ से उसके एक शाखादार सींग को थाम लिया। सींग को सहारा बनाकर उसने अपनी कुल्हाड़ी आसमान में उठाई और उसे फिर नीचे गिरा दिया। उस क्षण उसे अभूतपूर्व शांति का अनुभव हुआ। यहां तक कि जब उसने सोचा कि उसे एक जिंदा, सांस लेते जानवर को कुल्हाड़ी जैसे भद्दे हथियार से मारना है, तब भी वह पीछे नहीं हटा। उसे बस यही लगा कि यह जरूरी है। इस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एल्क तेजी से आगे बढ़ा, उसके जीवित रहने की इच्छा प्रबल थी, तथापि वह इतना भ्रमित और मूर्ख था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि खतरा कहाँ है। उसका शरीर एक अज्ञात ऊर्जा से भर गया, और उसे केवल इतना ही पता था कि उसके सिर से दर्द आ रहा है। उसने अपने सींग नीचे कर लिए और सिलास को लगभग पूरी तरह से अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया, तथा सिर के बल एक पेड़ की ओर दौड़ा। यह चुक गया। सिलास के पहले 2 वार इतने पर्याप्त थे कि वह अपने शरीर को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका और वह पेड़ के पास से भाग गया। उसके सींगों का दाहिना जोड़ा छाल पर फंस गया और उसकी गर्दन एक तरफ फट गई। इस क्षण में सिलास ने कई बातें नोट की। एक तो, एल्क का शरीर पहले से ही अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसकी गति और त्वरण पहले से ज्यादा था, लेकिन उसकी मजबूती अभी भी उतनी नहीं थी जितनी उसने पहले देखी थी। पेड़ में फंसे उसके सींगों के जोरदार प्रहार से उसका एक बड़ा हिस्सा टूट गया और उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। हालांकि
इससे सिलास भी खतरे में पड़ गया। उसके पैर इस समय एल्क की गर्दन में जकड़े हुए थे। अगर वह किसी और पेड़ से बाल बाल बच जाता तो इसमें कोई शक नहीं था कि इस रफ्तार से वह अपना एक पैर या शायद दोनों ही खो देता। जितनी तेजी से उसका दिमाग चल रहा था, सिलास को पता था कि अब वह कूद नहीं सकता। एल्क निश्चित रूप से अपनी मृत्यु के कगार पर था, लेकिन एथर के परिवर्तनशील होने के कारण कौन जाने वह कितनी दूर तक भाग सकता था, कितने जानवरों को सचेत कर सकता था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर वह कहीं गायब हो गया तो क्या एल्क उसकी लाश से लाभ उठाने का अधिकार खो नहीं देगा। इस मौके के इंतजार में उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। उसकी सॉफ्ट जीन अवस्था खत्म होने से पहले ही उसके पास सिर्फ 7 ही थे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही दूसरा पेड़ तेजी से उसके पास आया, उसने अपना हाथ फिर उठाया, लेकिन इस बार वह सब कुछ भूल गया। उसके हाथ में केवल ब्लेड था और एल्क की खोपड़ी पर लाल रंग का धब्बा था। रात में उसकी हरी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। और फिर उसका हाथ कुल्हाड़ी नीचे उतरा।